नमस्कार साथियों। एजुकेशन इन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक पल की बात करने वाले हैं जो खेल प्रेमियों के लिए तो खास है ही, लेकिन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे विराट कोहली द्वारा आईपीएल में 9,000 रनों के ऐतिहासिक पहाड़ को पार करने की। एक एजुकेटर के तौर पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम इस खबर के हर एक पहलू को कुछ इस तरह डिकोड करें कि इसके सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम टॉपिक का परिचय देखेंगे, फिर इसके कुछ जरूरी डेटा पर नजर डालेंगे, सफलता के कारण समझेंगे, प्लेऑफ की चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे, एग्जाम के नजरिए से इसकी अहमियत समझेंगे और आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, विषय परिचय। तो देखिए, ये खबर अचानक से इतनी चर्चा में क्यों आ गई। अभी हाल ही में ना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ था, और ये मैच खेला गया था नई दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में। अब इसी मैदान पर विराट कोहली ने वो कर दिखाया है जो आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक कोई और बल्लेबाज नहीं कर पाया है। उन्होंने पूरे 9,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। अब स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है, इस स्टेडियम का नाम और विरोधी टीम का नाम अपने नोट्स में तुरंत लिख लेना है, क्योंकि एग्जाम्स में सीधे सवाल यहीं से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्रमुख तथ्य व डेटा। जरा इस नंबर पे गौर कीजिएगा, 9,012 रन। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे 275 मैचों की कड़ी मेहनत और पसीने के बाद ये पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा हुआ है। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? 2008 में जब आईपीएल का पहला सीजन शुरू हुआ था ना, तब से लेकर आज तक कोहली ने सिर्फ एक ही टीम के लिए खेला है, और वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आज के टाइम में स्पोर्ट्स की दुनिया में ऐसी लॉयल्टी और ऐसी कंसिस्टेंसी सच में बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर हम इनके करियर के कुछ और शानदार रिकॉर्ड्स की बात करें तो 8 शतक, 66 हाफ सेंचुरी, और जरा ध्यान दीजिएगा, आईपीएल इतिहास में 800 चौके लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी 133.81 का रहा है। अब देखिए साथियों, ये जो 8 शतक और 800 चौकों वाला फैक्ट है ना, इसे तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स में वन लाइनर फैक्ट्स के तौर पर ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अब आते हैं भाग 3 पर, सफलता के कारण। आखिर इस लेवल की सक्सेस के पीछे राज क्या है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान की एक बात मुझे यहां एकदम सटीक लगती है। उन्होंने कहा था कि ये 9,000 रनों का माउंट एवरेस्ट उनके लिए सिर्फ एक कदम है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। ये चीज ना उस खिलाड़ी की भूख और डिसिप्लिन को दिखाती है जो उसे महान बनाता है। इसी तरह न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मिचेल मैक्लेनेगन का भी साफ तौर पर यही मानना है कि कोहली जिस तरह से खुद को हर साल बेहतर बनाते हैं, वो दिन दूर नहीं जब वो बिना किसी शक के 10,000 रनों का आंकड़ा भी बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। टी20 क्रिकेट जैसे जैसे बदला, कोहली ने अपनी रणनीति को कैसे इवॉल्व किया। शुरुआत से ही वो ओपनर नहीं थे। स्टेप 1 में देखिए, उन्होंने निचले मध्यक्रम यानी लोअर मिडिल ऑर्डर में काफी संघर्ष किया। फिर स्टेप 2 में वो नंबर 3 की बहुत ही क्रूशियल पोजीशन पर आए और पारी को संभालना शुरू किया। और फाइनली स्टेप 3, जब उन्होंने क्रिस गेल के साथ ओपनिंग करनी शुरू की तो भाई पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी के लिए आप इसे अनुकूलन क्षमता या एडेप्टेबिलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, प्लेऑफ की चुनौतियां। अब देखिए, किसी भी एनालिसिस को फेयर रखने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होता है। अगर हम लीग मैच और नॉकआउट यानी प्लेऑफ के मैचों का कंपैरिजन करें तो दबाव का असर साफ नजर आता है। लीग मैचों में उनका एवरेज 40.05 है, जो 15 प्लेऑफ मैचों में गिरकर 26.23 पर आ जाता है। स्ट्राइक रेट भी लगभग 133 से घटकर 121 के करीब हो जाता है। और जहां लीग में 8 शानदार शतक हैं, वहीं नॉकआउट में एक भी शतक नहीं है। तो ये डेटा हमें क्या बताता है? यही कि जब प्रेशर एकदम चरम पर होता है ना, तो दुनिया के महानतम खिलाड़ियों को भी टफ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, परीक्षा का महत्व। अब सबसे जरूरी सवाल, हमारे एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी के लिए ये टॉपिक क्यों जरूरी है? तो चलिए इसे प्रीमियम नोट्स की तरह सेट कर लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपके सीधे सीधे फैक्ट्स तैयार हैं। 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, 800 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी, और वो ऐतिहासिक ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम।
और अगर मुख्य परीक्षा यानी मेंस की बात करें तो आप इस पूरी केस स्टडी का इस्तेमाल खेलों में अनुकूलन क्षमता और अत्यधिक दबाव की स्थितियों में प्रदर्शन के मनोविज्ञान वाले टॉपिक्स में बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6, अभ्यास प्रश्न। जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसे पक्का करने का सबसे बढ़िया तरीका एक छोटा सा टेस्ट। तो चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। विराट कोहली ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ अपना 9000 रनों का माइलस्टोन पूरा किया? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई इंडियंस, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी दिल्ली कैपिटल्स या डी कोलकाता नाइट राइडर्स। जरा दिमाग पर जोर डालिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है सी दिल्ली कैपिटल्स। यही वो ऐतिहासिक मैच था जो अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था और यही उन्होंने अपने 11 जरूरी रन पूरे करके ये बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जिस तरह का फॉर्म उनका अभी चल रहा है, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन जाएंगे? एक्सपर्ट्स को तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर और ये सारा डेटा आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएगा। अगर आपको आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने बाकी साथी परीक्षार्थियों के साथ भी इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, एजुकेशन इन इंडिया के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो ना सिर्फ हमारे इतिहास का एक बहुत ही रोचक हिस्सा है, बल्कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी सुपर इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं भारतीय राजधानियों के ऐतिहासिक विकास और उनके प्रशासनिक बदलावों की। राजधानियां कैसे और क्यों बदल जाती हैं और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण क्या है? चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। जरा सोचिए, भारत के किस राज्य की राजधानी प्रशासनिक कारणों से एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3 बार बदली गई? ये कोई आम सा जीके का सवाल नहीं है, बल्कि आज़ाद भारत के प्रशासनिक इतिहास की एक बहुत बड़ी और अनोखी केस स्टडी है। अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो शायद आपको इसका जवाब पता भी हो। इसे अपने दिमाग में होल्ड करके रखिए, क्योंकि आज हम इसी राज्य की कहानी और इसके पीछे के सारे लॉजिक्स को डीकोड करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से एक नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, फिर बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की केस स्टडी की तरफ। इसके बाद हम विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का एनालिसिस करेंगे, कुछ ग्लोबल और स्टेट लेवल के उदाहरण देखेंगे और आखिर में डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए कुछ बेहद ज़रूरी तथ्य और निष्कर्ष। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसके कुछ पुराने उदाहरण। आपको क्या लगता है, राजधानियों को बदलने का ये सिलसिला कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। इतिहास पलटकर देखें तो 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की पूरी आबादी को ही जबरन दौलताबाद भेज दिया था। हालांकि पानी की कमी की वजह से ये आइडिया फ्लॉप हो गया और फैसला वापस लेना पड़ा। फिर 1506 में सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर ली। और ये फैक्ट सुनिए, 1858 में इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। है ना कमाल की बात? इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव 1911 में आया, जब ब्रिटिश राज में किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। मतलब राजधानियों को इधर से उधर करना हमेशा से ही प्रशासन की एक बहुत अहम स्ट्रैटेजी रही है। अब आते हैं हमारे आज के सबसे मेन फोकस पर, आंध्र प्रदेश और इसका गरमाया हुआ राजधानी विवाद। इस राज्य की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है 1953 से, जब भाषा के आधार पर पहली बार आंध्र राज्य बना तो कुर्नूल को इसकी टेम्पररी राजधानी बनाया गया। फिर 1956 में जब इसमें हैदराबाद को मिलाया गया और आंध्र प्रदेश बना तो राजधानी शिफ्ट हो गई हैदराबाद। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 2014 में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। तब यह तय हुआ कि अगले 10 सालों तक हैदराबाद इन दोनों राज्यों की साझा राजधानी रहेगा। इसके बाद शुरू हुई एक नई राजधानी की तलाश। 2020 में एक बड़ा ही यूनिक प्रपोजल आया, एक नहीं बल्कि 3 राजधानियों का। लेकिन हाल ही में 2024 में इस पूरे फैसले को पलट दिया गया और अमरावती को एकमात्र स्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया। चलिए इस 2020 और 2024 के बदलाव को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। 2020 में GN राव समिति ने कहा कि भाई 3 राजधानियां होनी चाहिए। अमरावती में बैठेगी विधायिका,
विशाखापत्तनम से चलेगा कार्यकारी कामकाज और कुर्नूल होगी न्यायिक राजधानी। लॉजिक ये था कि पूरे राज्य का एक समान विकास हो, लेकिन 2024-26 के नए बदलावों ने, खासकर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक ने पूरी पिक्चर ही बदल दी। अब ये 3 राजधानियों का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म। 10 साल की जो शेयरिंग वाली मियाद थी वो पूरी हो चुकी है और अब केवल अमरावती ही पूरे राज्य की इकलौती परमानेंट राजधानी है। मतलब केसी शिवरामाकृष्णन समिति के उस विकेंद्रीकृत राजधानी वाले आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस पूरे विवाद के केंद्र में जो आइडिया था, यानी विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, उसे समझ लेते हैं। इसके क्या कारण थे और इसके प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है। इसके फायदे ये गिनाए जाते हैं कि सरकार की पहुंच राज्य के दूर दराज के इलाकों तक हो जाती है। एक ही शहर की बजाय अलग अलग शहरों में इन्वेस्टमेंट आता है और इससे पूरे राज्य का एक तरह से कल्चरल इंटीग्रेशन होता है। लेकिन जमीन पर इसकी चुनौतियां बहुत भयंकर हैं। जरा सोचिए, आपकी विधायिका कहीं और है, कार्यपालिका कहीं और न्यायपालिका कहीं और। इनके बीच तालमेल बैठाना प्रशासन के लिए किसी बुरे सपने जैसा हो सकता है। नौकरशाही बढ़ जाती है, फाइलों को एक शहर से दूसरे शहर भेजने में टाइम वेस्ट होता है और खर्च तो कई गुना बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया में या हमारे देश में कहीं और भी ऐसा होता है? तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर हम अपने ही देश की बात करें तो महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, मुंबई और सर्दियों के लिए नागपुर। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में शिमला के साथ धर्मशाला विंटर कैपिटल है। लेकिन आंध्र प्रदेश का जो 2020 वाला मॉडल था ना, वो सीधे तौर पर साउथ अफ्रीका से इंस्पायर्ड था। साउथ अफ्रीका में कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया में है, विधायी केपटाउन में और न्यायिक राजधानी ब्लूमफॉन्टेन में है। ये सिस्टम वहां दूसरे बोर युद्ध के बाद एक ऐतिहासिक समझौते के तहत बनाया गया था। लेकिन जाहिर है, एक पूरे देश और एक राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क होता है और शायद इसीलिए आंध्र प्रदेश में इस मॉडल को लेकर इतना बवाल हुआ। चलिए अब उन पॉइंट्स पर आते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सीधे सीधे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। प्रीलिम्स के नजरिए से ये 3 पॉइंट्स एकदम रट लीजिए। पहला, हाल ही में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पास हुआ है, जो ओरिजिनल 2014 वाले एक्ट के सेक्शन 5 में बदलाव करता है। दूसरा, ये कानून लागू तो अब हो रहा है, लेकिन इसे 2 जून 2024 से रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी दिन वो 10 साल वाली साझा राजधानी की डेडलाइन खत्म हुई थी। और तीसरा और सबसे दिलचस्प फैक्ट, आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब संसद ने किसी एक शहर को किसी राज्य की परमानेंट राजधानी डिक्लेयर करने के लिए एक स्पेशल बिल पास किया हो। इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। तो चलिए एक क्विक टेस्ट हो जाए। सवाल ये है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2026 के हिसाब से 2 जून 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से किस शहर को एकमात्र स्थायी राजधानी घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए विशाखापट्टनम, बी कुर्नूल, सी हैदराबाद या डी अमरावती। सोचने के लिए कुछ सेकंड्स लीजिए। अगर आपने इस एक्सप्लेनर को ध्यान से सुना है तो जवाब एकदम साफ है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमरावती। इस एक फैसले ने पिछले सारे डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है और अमरावती को कानूनी रूप से एकमात्र राजधानी बना दिया है। मेंस के लिए ये भी तैयार रखिएगा कि ये फैसला प्रशासनिक खर्चे और काम की स्पीड को कैसे बेहतर करेगा। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर। चलिए इसका निष्कर्ष और आगे की राह देखते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? पहला ये कि किसी भी राज्य की राजधानी सिर्फ कुछ इमारतों का नाम नहीं है। ये उस राज्य की प्रशासनिक जरूरतों, लोगों की उम्मीदों और उसकी पॉलिटिकल जर्नी का एक आईना होती है। दूसरा, विकास का विकेंद्रीकरण होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रशासन और नौकरशाही की स्पीड और एफिशिएंसी की कीमत पर यह नहीं किया जा सकता। इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और फाइनली 2026 के इस ताज़ा संशोधन ने पूरे एक दशक से चले आ रहे उस कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया है और अमरावती को संवैधानिक रूप से एक पक्की पहचान दे दी है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपकी तैयारी में एक सॉलिड वैल्यू ऐड करेगा। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या बेहतर प्रशासन के लिए एक ही मजबूत राजधानी का होना जरूरी है या फिर विकास को बांटने के लिए कई राजधानियों वाला मॉडल ज्यादा सही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। एजुकेशन इन इंडिया के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इन इंडिया के आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है।
हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट दंतक और भारत भूटान की उस ऐतिहासिक मित्रता की जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक की गहराई में चलते हैं। आज हम इस पूरे टॉपिक को 6 छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, फिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बुनियादी ढांचा विकास, इसका आधुनिकीकरण, सामरिक महत्व और अंत में भारत भूटान संबंधों का असली आधार। नोट्स बनाने के लिए आप बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट अचानक से न्यूज़ में क्यों आ गया, चर्चा में क्यों है ये। देखिए, हुआ ये है कि हाल ही में 24 अप्रैल 2026 को भूटान की राजधानी थिम्पू में प्रोजेक्ट दंतक का 66वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया गया और शहादत देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। एक दिलचस्प बात यह भी रही कि इसमें अंतर विद्यालय प्रश्नोत्तरी यानी इंटर स्कूल क्विज भी हुए, जो दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां के समाज से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अब जब हमें इसका करंट कॉन्टेक्स्ट पता चल गया है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। आइए इस प्रतिष्ठित बीआरओ प्रोजेक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट दंतक की ऐतिहासिक यात्रा की बात करें, तो इसकी शुरुआत आज से काफी पहले अप्रैल 1961 में हुई थी। जरा सोचिए, और तब से लेकर नवंबर 2025 में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण भूटान यात्रा हुई, और अब अप्रैल 2026 का ये 66वां स्थापना दिवस, इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो इस परियोजना ने भूटान में 65 वर्षों की अपनी शानदार और समर्पित सेवा का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। यहाँ ये जो नंबर है ना, 66, ये बहुत खास है। ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है साथियों, ये भारत और भूटान के बीच दशकों से चली आ रही एक अटूट, मजबूत और बहुत ही गहरी बुनियादी ढांचा साझेदारी का जीता जागता सबूत है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन्होंने जमीन पर क्या-क्या काम किया है। चलिए बात करते हैं इसके तहत हुए बुनियादी ढांचा विकास की। अपने नोट्स में इन अचीवमेंट्स को जरूर हाईलाइट कीजिएगा। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 1500। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के तहत 15, यानी जहां पहली बार गाड़ियां चली थीं, वो भी इसी प्रोजेक्ट के तहत ही बनाई गई थी। है ना कमाल की बात। और हाँ, दंतक का काम सिर्फ सड़कें बनाने तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इसे सिस्टमैटिक तरीके से देखें तो राजमार्गों में इन्होंने ईस्ट वेस्ट हाईवे बनाया है, जो रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। ये त्राशिगांग को थिम्पू से जोड़ता है, साथ ही फुंशोलिंग थिम्पू मार्ग भी बनाया। बात अगर एविएशन या हवाई अड्डों की करें तो पारो इंटरनेशनल और योंगफुला एयरपोर्ट इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, पुल, जल विद्युत परियोजनाएं, टेलीकॉम नेटवर्क और यहाँ तक कि अस्पताल और स्कूल बनाने में भी इस प्रोजेक्ट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद अब बारी आती है उसे अपग्रेड करने की। तो हमारा अगला पॉइंट है आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार। अब देखिए, मौजूदा ढांचे को आज की मॉडर्न ज़रूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे कि कॉन्फ्लुएंस, हरा सड़क और 168 किलोमीटर लंबे समुद्रुप जोंगखार त्राशिंगांग राजमार्ग को अब डबल लेन में अपग्रेड कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा क्या हुआ? बिल्कुल, यात्रा के समय में भारी कमी आई है। और सबसे ज़रूरी बात, सड़क सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही नज़रिए से आपको कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के नाम ज़रूर याद रखने चाहिए, जैसे कि गंगांगलाम देवाथांग सड़क, समरांग जोमोत्सांखा सड़क और खोताकपा छुबाले सड़क। इसके साथ ही दामची छूखा मार्ग और कुछ ऑल्टरनेट रूट्स को भी मजबूत किया जा रहा है। बेसिकली ये सभी नाम इस इनिशिएटिव के फ्यूचर रोडमैप को साफ तौर पर दर्शाते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे क्रिटिकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सामरिक महत्व और आपदा प्रबंधन। आपदाओं के समय ये इंफ्रास्ट्रक्चर और दंतक की टीम कैसे काम करती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई भारी भूस्खलन या प्राकृतिक आपदा आती है और सड़कों को नुकसान पहुंचता है, तो प्रोजेक्ट दंतक की टीमें पलक झपकते ही वहां तैनात हो जाती हैं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन या दुर्गम क्यों ना हो, ये लोग एक तय समय के भीतर बहुत ही तेजी से कनेक्टिविटी को वापस बहाल कर देते हैं। ये इनकी कमाल की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को साबित करता है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट को समझने के बाद आइए अब हम अपने आखिरी खंड की बात करते हैं, भारत भूटान संबंधों का आधार। देखिए, ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट और सड़कों के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है।
नवंबर 2025 में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भूटान यात्रा हुई थी, उसने इस कूटनीतिक रिश्ते को और भी स्पष्ट कर दिया। वहां दोनों ही देशों ने आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करने की अपनी कमिटमेंट को पूरी दृढ़ता के साथ दोहराया। अगर मुझे इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ आपको देना हो तो इस एक बात पर गौर कीजिएगा। प्रोजेक्ट दंतक भारत और भूटान के बीच दशकों पुरानी साझेदारी और आपसी विश्वास का एक शक्तिशाली प्रतीक है। सच कहूं तो यही इन 66 सालों की शानदार यात्रा का असली सार है। अब आज के सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही एनालिटिकल सवाल छोड़कर जा रहा हूं। बुनियादी ढांचे का ये विकास भविष्य में दक्षिण एशिया के आर्थिक एकीकरण को किस प्रकार आकार देगा? मेंस की आंसर राइटिंग के लिए इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आज का ये विस्तृत विश्लेषण आपकी तैयारी में बहुत काम आएगा। एजुकेशन इन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम सॉलिड रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन इन इंडिया चैनल में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम चर्चा करेंगे भारत में वन्यजीव संरक्षण और प्रमुख पारिस्थितिक परिदृश्य के बारे में। देखिए, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में इकोलॉजी से जुड़ी कुछ बहुत ही अहम रिपोर्ट्स आई हैं जो इस विषय को करंट अफेयर्स के लिहाज से एकदम हॉट टॉपिक बना देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। एक बार जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे विषय परिचय से, फिर काजीरंगा के वन्यजीव गलियारे, दुधवा गैंडा प्रोजेक्ट और सुंदरबन की जैव विविधता पर बात करें। पास अपना सुरक्षित रास्ता होगा तो मानव वन्यजीव संघर्ष अपने आप कम हो जाएगा, है ना? चलिए अब थोड़ा जमीन पर चलते हैं, हमारे पहले जोन की तरफ, असम के काजीरंगा वन्यजीव गलियारे। और ये तस्वीर देखिए, ये जमीनी हकीकत को बहुत ही शानदार और डरावने ढंग से दर्शाती है। नेशनल हाईवे 715 पर एक विशाल गैंडे के ठीक सामने एक ट्रक खड़ा है। इसे ही हम कहते हैं लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर या रैखिक अवसंरचना का प्रभाव। ये तेज रफ्तार वाला हाईवे वन्यजीवों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। ये न केवल उनकी प्राकृतिक आवाजाही को रोकता है बल्कि कई बार बहुत ही दर्दनाक दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। इस मैप पर जरा गौर कीजिएगा, ये नेशनल हाईवे 715, जिसे पहले हम NH37 कहते थे, काजीरंगा नेशनल पार्क की दक्षिणी सीमा के बिल्कुल समानांतर चलता है। ये 54 किलोमीटर लंबा हाईवे पार्क को कार्बी आंगलों की पहाड़ियों से पूरी तरह अलग कर देता है। पानबाड़ी और हल्दीबाड़ी जैसे कई बेहद अहम गलियारे इसी हाईवे से होकर गुजरते हैं। अब इमेजिन कीजिए, जब मॉनसून में काजीरंगा में बाढ़ आती है तो जानवर अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं रास्तों से कार्बी आंगलों की ऊंची पहाड़ियों की तरफ भागते हैं, और ठीक उसी वक्त ये हाईवे उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलता है, कानूनी सुरक्षा बनाम जमीनी हकीकत। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास इको सेंसिटिव जोन या ESZ बनाए जाएं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भी खनन पर रोक लगाने की बात कही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों में अनियंत्रित खनन धड़ल्ले से हो रहा है। पत्थर तोड़ने की भारी मशीनों की वजह से नदियां सूख रही हैं, और हाईवे के किनारे जिस तेजी से नए रिजॉर्ट्स और ढाबे खुल रहे हैं वो जानवरों के आज़ाद घूमने के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं। अब असम से चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, हमारा जोन 2, दुधवा गैंडा पुनर्वास। देखिए, दुधवा में एक सींग वाले गैंडों को बसाने का जो प्रोजेक्ट है वो कोई आज का नहीं है। ये पूरे 40 साल पुराना एक ऐतिहासिक प्रयास है। 1984 में सबसे पहले असम के पोबितोरा से कुछ गैंडे लाए गए, और फिर 1985 में नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से मादा गैंडों को यहाँ लाया गया। दशकों तक इन्हें 27 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े से बाड़े में बहुत ही सुरक्षित रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि शिकारियों से इन्हें बचाया जा सके और एक अच्छी खासी स्थिर आबादी तैयार की जा सके। और अब इतने सालों की मेहनत के बाद 2024 से 2026 के बीच इन्हें धीरे धीरे खुले जंगलों में छोड़ा जा रहा है। करंट अफेयर्स के लिहाज से ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2026 की ताज़ा खबरों के मुताबिक 4 और गैंडों को, जिनमें 1 नर और 3 मादा शामिल हैं, खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही दुधवा के कोर इलाके में आज़ाद घूमने वाले गैंडों की कुल संख्या अब 8 हो गई है। इनकी प्रॉपर निगरानी के लिए इन्हें रेडियो और सैटेलाइट कॉलर भी पहनाए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक फैक्ट ये है कि इन गैंडों को प्रॉपर DNA जांच के बाद ही चुना गया ताकि इन ब्रीडिंग की समस्या ना आए।
और याद रखिएगा, गैंडों को ग्रासलैंड्स का इकोलॉजिकल इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि ये लंबी घास चरकर पूरे इकोसिस्टम को एकदम स्वस्थ रखते हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे जोन का, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सुंदरबन की अद्भुत जैव विविधता। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उन्होंने पहली बार सुंदरबन के पूरे 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जीव जंतुओं का एक पूरा डेटाबेस तैयार किया है, और जो डेटा निकल कर आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ का अनुकूलन यानी अडैप्टेशन देखिए। यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर तैरना जानता है, वो पानी के पूरी तरह अनुकूल हो चुका है। मछलियों की बात करें तो 350 प्रजातियों में से लगभग 10% कार्टिलेजिनस मछलियां हैं, मतलब वो मछलियां जिनके शरीर में हड्डियों की जगह कार्टिलेज होता है। कुल मिलाकर यहां 2,626 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। ये डेटा इस क्षेत्र की अपार समृद्धि को साबित करता है। लेकिन इतनी समृद्धि होने के बावजूद एक कड़वी सच्चाई भी है। इंसानी बस्तियों के बढ़ते दबाव और प्राकृतिक बदलावों के चलते कई प्रजातियां अब सुंदरबन से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं, जिसे हम लोकल एक्सटिंक्शन कहते हैं। इनमें शामिल हैं जावन गैंडा, दलदली हिरण या स्वैम्प डियर, बार्किंग डियर, हॉग डियर और एशियाई जंगली भैंसा। ये रिपोर्ट हमें एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देती है कि अगर हमने अभी भी संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए तो हम अपनी इस प्राकृतिक विरासत का बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो देंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन प्रमुख चुनौतियों का जमीनी स्तर पर समाधान क्या है। समाधान की दिशा में WWF इंडिया का एक पृथ्वी मॉडल एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये मॉडल सीधे स्कूलों और हमारी आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर रहा है। इसके 4 मुख्य स्टेप्स हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, शिक्षकों और प्रिंसिपल्स का क्षमता निर्माण करना। दूसरा, इको ट्रेल्स के जरिए बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालकर सीधे प्रकृति से जोड़ना। तीसरा, कक्षाओं के अंदर ही स्थानीय पर्यावरण की चुनौतियों पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। और चौथा, स्कूल परिसर में ही जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसे काम प्रैक्टिकल रूप से करना। आपको जानकर खुशी होगी कि ये मॉडल आज 11 राज्यों के 1,30,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल के बच्चों को पर्यावरण रक्षक बना रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, परीक्षाओं के लिए अभ्यास। देखते हैं कि एग्जामिनर यहां से कैसे सवाल बना सकता है। तो पहला मल्टीपल चॉइस सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1984-1985 में दुधवा नेशनल पार्क पुनर्वास परियोजना के लिए जो शुरुआती गैंडे लाए गए थे वे किन 2 क्षेत्रों से लाए गए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सोचिए। अभी हमने दुधवा की 40 साल पुरानी टाइमलाइन में क्या डिस्कस किया था? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, असम और नेपाल। दुधवा की जो फाउंडेशन पॉपुलेशन थी उसे तैयार करने के लिए 1984 में असम के पोबितोरा से और 1985 में नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के पास से गैंडों को सफलतापूर्वक लाया गया था। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स दोनों के लिए यह हिस्टोरिकल फैक्ट बहुत अहम है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं, जो हाल ही की ZSI रिपोर्ट पर आधारित है। प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति वर्तमान में सुंदरबन में नहीं पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए, ओलिव रिडले कछुआ, बी, रॉयल बंगाल टाइगर, सी, एशियाई जंगली भैंसा या डी, किंग कोबरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एशियाई जंगली भैंसा। देखिए यहीं पर एलिमिनेशन टेक्निक काम आती है। हमने पढ़ा था कि ओलिव रिडले, टाइगर और किंग कोबरा अभी भी सुंदरबन में मौजूद हैं, लेकिन एशियाई जंगली भैंसा, जावन गैंडे और स्वैम्प डियर जैसी प्रजातियां अब वहां से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए भी ये एक एकदम परफेक्ट और स्टैंडर्ड सवाल है। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग परिदृश्य में NH 715 का उदाहरण देते हुए वन्यजीव गलियारों पर रेखीय अवसंरचना यानी लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभाव का विश्लेषण करें। जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आपको जानवरों की आवाजाही में रुकावट, वाहनों से होने वाली दुर्घटनाएं, जेनेटिक आइसोलेशन और सुप्रीम कोर्ट के इको सेंसिटिव जोन के दिशा निर्देशों का जिक्र जरूर करना चाहिए। इससे आपका उत्तर बहुत ही संतुलित और प्रभावशाली बनेगा। और अंत में एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। आधुनिक विकास और हमारे ये प्राचीन पारिस्थितिक गलियारे एक साथ कैसे सह अस्तित्व में रह सकते हैं? क्या स्मार्ट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ही इसका एकमात्र समाधान है? इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ होगा।
यदि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो एजुकेशन इन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। बेहतरीन तैयारी के लिए ऐसे ही गहराई से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आखिर में हम प्रमुख चुनौतियों और परीक्षा से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, विषय परिचय, पारिस्थितिकी और वन्यजीव गलियारे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सिलेबस में हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन यानी आवास विखंडन एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वन्यजीव गलियारे या कॉरिडोर्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल ये गलियारे अलग अलग संरक्षित क्षेत्रों के बीच एक फंक्शनल कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। सरल भाषा में कहें तो ये जानवरों के लिए एक सुरक्षित रास्ता है जिससे वे भोजन की तलाश कर सकते हैं और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आनुवांशिक अलगाव यानी जेनेटिक आइसोलेशन और इनब्रीडिंग को रोकते हैं। और जाहिर है, जब जानवरों के